आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। 7 जून है आज, दिन है सोमवार। मेरा नाम नितिन ठाकुर। आप लोग पहुंचे हैं आज तक रेडियो के इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर तक, जहां हम बात करते हैं पूरे दिन में घटी खबरों की। कुछ खबर ऐसी भी हैं जिन पर हम लेते हैं एक्सपर्ट की राय। जैसे आज मायने खोजेंगे पीएम के उस संबोधन के जो उन्होंने 5 बजे कोविड-19 पर दिया। फिर आपने सुना ही होगा कि सरकार ने कुछ दवाओं को कोरोना के इलाज से आउट कर दिया है। तो हमने नई गाइडलाइंस को आसान भाषा में समझने के लिए बात की है स्कॉटलैंड में रहने वाले डॉक्टर अविरल वत्स से। वो जरूर सुनिएगा। और फिर आपको बताएंगे कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड में से कौन ज्यादा असरदार है। ये सवाल तो आपने चारों तरफ सुना ही होगा, तो आज थोड़ा सा जवाब लेने की और उसे समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, टैक्स भरते हुए आपको पसीने आते हैं तो अब राहत मिल जाएगी, क्योंकि नया पोर्टल लॉन्च किया है सरकार ने। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, पहले से ज्यादा आसान कैसे होगा। मगर पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। कोरोना महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि अब केंद्र सरकार 18 साल से 44 साल तक की उम्र वाले लोगों के लिए भी 21 जून से मुफ्त वैक्सीन कराएगी। अमेजॉन फाउंडर जेफ बेजोस ने ऐलान किया है कि 20 जुलाई को वो अपने भाई के साथ अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। जेफ बेजोस ने अमेजॉन सीईओ का पद छोड़ने के 15 दिन बाद ही वो अंतरिक्ष के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार 45 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को अगले 4 हफ्ते के अंदर वैक्सीन की पहली डोज लगा देगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बदलने और पार्टी में शामिल होने का सिलसिला शुरू है। पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार शाहिद सिद्दीकी आज राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के घर पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा मायावती की पार्टी बीएसपी के पूर्व प्रधान महासचिव और लोकसभा चुनाव लड़ चुके चौधरी मोहम्मद इस्लाम भी आज जयंत चौधरी से मुलाकात कर आरएलडी में शामिल हो गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की दूसरी लहर में कोरोना से 1 करोड़ नौकरियां जाने की रिपोर्ट के बाद अब एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में खर्च बढ़ाने के बजाय इसमें कटौती की है। दूसरी लहर में सबसे ज्यादा नुकसान होने के बावजूद केंद्र सरकार का फिस्कल रिस्पॉन्स काफी सुस्त रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज हरियाणा सरकार और फरीदाबाद नगर निगम को अरावली के जंगल की जमीन को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया है। अरावली के वन क्षेत्र में एक गांव के पास बने 10,000 घर इस फैसले से प्रभावित होंगे। पटना एम्स के बाद अब दिल्ली एम्स में भी बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल आज से शुरू हुआ। स्क्रीनिंग के दौरान बच्चों का RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट किया गया। ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स यानी प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल एक बच्ची के माता पिता बन गए हैं। बच्ची का नाम लिलीबेथ लिली डायना माउंटबेटन विंजर रखा गया है, जो हैरी की मां प्रिंसेस डायना और महारानी एलिजाबेथ के नाम का संयुक्त रूप है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अब पूरी तरह से बाजार पर निर्भर हो चुकी हैं और दाम तय करने में अब सरकार की कोई भूमिका नहीं है। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री देश के सामने आए, कोविड-19 पर सरकार की बदली रणनीति पर बोले, विपक्ष की तरफ से उठे सवालों का जवाब भी दिया और कुछ ऐलान किए जिनकी मांग पहले से हो रही थी। मोटे तौर पर उन्होंने एक तो ये कहा कि बच्चों के लिए वैक्सीन पर काम हो रहा है, ये नाक से दी जाएगी और जल्दी ही उपलब्ध भी होगी। सुनिए। कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21 जून से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन लगवाएगी। राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है और अभी तक वैक्सीन का 50% काम केंद्र करता था, 25% राज्य करता था और 25% की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर की थी। तो अब प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि राज्य सरकारों को वैक्सीन पर कोई खर्चा नहीं करना है और केंद्र सरकार ही 75% खरीद करेगा वैक्सीन की और राज्यों को उपलब्ध करा देगा। सुनिए। आज
ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। इसके अलावा खास बात यह भी है कि देश में बन रही 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को पहले की तरह मिलती रहेगी। और उन्होंने इसके अलावा पीएम कल्याण अन्न योजना को दिवाली तक बढ़ाने का ऐलान भी किया है। वैसे पीएम के संबोधन के तुरंत बाद चारों तरफ से रिएक्शंस की बौछार हो गई। कांग्रेस समेत कई विपक्षियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ये फैसला लेने को मजबूर हुआ है। तो आपको कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, वो सुनवाता हूं। 18 साल के आयु से अधिक हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही, मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही। साथियों, प्रधानमंत्री आज भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे। सच्चाई यह है कि पहले 2020 साल में मई 2020 से 16 जनवरी 2021 तक वैक्सीन ना खरीद कर और 16 जनवरी 2021 से 7 जून 2021 तक सबको निःशुल्क टीकाकरण की कांग्रेस पार्टी और देशवासियों की मांग ना मानकर मोदी सरकार ने एक जघन्य अपराध किया है, जिससे लाखों भारतीयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पीएम के संबोधन को लेकर हमने बात की आज तक वेबसाइट के संपादक पाणिनी आनंद से और पूछा कि जो अब तक चल रहा था और आज जो ऐलान हुए उनमें क्या फर्क देख पा रहे हैं आप? नहीं, जो आज की घोषणा है वो उसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं और एक राष्ट्रीय स्तर पर संदेश भी है। दोनों चीजें हैं इसमें। तो राजनीतिक निहितार्थ ये हैं कि जो राज्यों की तरफ से लगातार शिकायतें और लगातार राजनीतिक हमले होते रहे कोविड मैनेजमेंट को लेकर के या वैक्सीनेशन को लेकर के, केंद्र सरकार को लेकर के बार बार ये बताया जाता रहा कि 3 दिन की वैक्सीन बची है या 2 दिन की बची है या हम 18 से 45 वालों की वैक्सीनेशन बंद कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों को उन्होंने एक तरह से जवाब दे दिया है। ये जो बार बार कहा जाता रहा कि आप वैक्सीन बाहर भेजते रहे, एक्सपोर्ट करते रहे, जबकि देश में डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, उस तरह के आरोपों का उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 21 तारीख से 18 से ऊपर उम्र के सारे लोगों को हम वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे जो जब लगवाना चाहे। तो ये उन्होंने एक तरह से अपने अभी जो पूरे कोविड के टाइम में और सेकंड वेव के दौरान जितने भी तरह के हमले उनके ऊपर वैक्सीनेशन को लेकर के हो रहे थे या राज्य जहां जहां पे केंद्र को थे, एक तरह से उसका उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने इस सवाल को भी एड्रेस करने की कोशिश की है जो पिछले 2-3 दिनों से जिसकी काफी चर्चा हो रही है कि राशन के वितरण को लेकर के केंद्र सरकार जो है वो किस तरह का प्रयास कर रही है और वो कितना कंटिन्यू करेगा। तो उसका भी उन्होंने एक तरह से जवाब दिया है। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि अब मोदी उस स्टेट्समैनशिप को वापस गेन करना चाहते हैं और एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि वो देश भर के लिए एक यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और सबको वैक्सीन लगवाई जाएगी। तो लोगों के लिए भी संदेश है, राज्यों और विपक्षियों के लिए भी संदेश है और ऐसे तमाम सारे आरोप जो सरकार के ऊपर अभी तक लगते रहे हैं उनका जवाब भी है। तो दोनों तरह के निहितार्थ इसमें मुझे दिखाई दिया आज के भाषण में। पाणिनी जी, कई रिएक्शंस में देख रहा था सोशल मीडिया पर, कई लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से राज्य सरकारों को बड़ी चतुराई से फेल ठहरा दिया है और ये दिखाया कि भाई हमने तो आपको मांगने के बाद जिम्मेदारी दी थी लेकिन आप निभा नहीं सके। तो ऐसा भी कुछ देखते हैं आप? बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके राजनीतिक निहितार्थ सबसे मजबूत हैं और सबसे प्रभावी हैं और ये अपेक्षित भी था कि प्रधानमंत्री जब भी बोलेंगे तो वो कुछ नहले पे बहला जैसी स्थिति होगी, क्योंकि राज्यों की तरफ से खास करके ऐसे राज्य जहां पर भाजपा की सरकारें नहीं हैं नेतृत्व में, तो उनकी तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जाते रहे वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के और वैक्सीन मैनेजमेंट को लेकर के। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ये क्योंकि बार बार हमसे कहा गया और बार बार ये सवाल उठाए गए
और स्टेट्स इसमें अपने राइट्स और अपने तरीके से उसको मैनेज करने की बात कहते रहे, इसलिए हमने वो 25% रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी और 75% अपने पास रखी। उन्होंने किसी भी राज्य का, किसी भी पार्टी का और किसी भी आरोप का सीधे सीधे नाम नहीं लिया। ना उन्होंने ये कहा कि आप सफल रहे या विफल रहे, उन्होंने केवल इशारे इशारे में कहा और उनके टोन से, जो बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह का टोन उन्होंने इस्तेमाल किया, उसमें लगता है कि नहीं, तुमको 25% देके देख लिया और उससे क्या मिला वो भी हमें पता है, अब हमको ये करने दो। आलोचना करना आसान होता है लेकिन काम करना मुश्किल होता है, वो हम करके दिखाएंगे। तो प्रधानमंत्री के भाषण में जो अनरिटन लाइन थी वो ये थी कि आलोचना करना बहुत सिंपल है, सवाल उठा देना बहुत आसान है, सीधे ये कह देना कि सरकार, केंद्र सरकार या भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये बहुत आसान है, लेकिन उसको क्रियान्वित करना, उसमें हम तुमसे अव्वल ही हैं, हम तुम पे का दहला साबित होंगे। और ये देखो, हम एक यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम लेकर के अब आपके सामने आ रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा ऐलान मुफ्त अनाज का भी है। कहा गया है कि इस साल नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री अनाज मिलता रहेगा गरीबों को। यही काम कई सरकारें, जैसे दिल्ली में भी केजरीवाल करना चाहते थे, लेकिन वहाँ तकनीकी पेच फंस गया। अब केंद्र यही काम खुद करने वाला है, तो इसमें भी कोई राजनीतिक पहलू देखते हैं आप? इसमें हो सकता है कि जब केंद्र की तरफ से इसकी अनुमति का पत्र जाएगा और बैजल साहब उसको आसानी से उसके ऊपर परमिशन दे देंगे, तो उस वक्त दिखाई देगा कि एग्जीक्यूशन, और उस वक्त ये दिल्ली में काफी गर्मा गर्म मुद्दा बनेगा कि देखिए, आपने प्रॉपर चैनल चीजों को फॉलो नहीं किया और आप उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश करते रहे, जबकि हमने राज्यपाल से अनुमति ली और उपराज्यपाल से अनुमति लेकर के, और देखिए हम फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन को आगे लेके जा रहे हैं। तो दरअसल आप ये देखें तो इस पूरे कोविड के पीरियड में, सेकंड वेव के दौरान, सबसे सरकार जो है, केंद्र सरकार या मोदी सरकार, वो दिल्ली में घिरी और दिल्ली की सरकार बिना स्पष्ट शब्दों में आलोचना किए लगातार उनको निशाने पे लेती रही, चाहे वो ऑक्सीजन का मसला रहा हो, चाहे वो वैक्सीन का मसला रहा हो, या वो बाकी चीजों का रहा हो कि नहीं आप लॉकडाउन नहीं लगा रहे हो तो चलो हम शुरुआत कर देते हैं, हम इनिशिएटिव ले लेते हैं। तो इन सारी चीजों में दिल्ली की जो सरकार है वो पायनियर चीजों को करती रही। मुझे लगता है कि ये जो राशन वाला एक मुद्दा है, ये यहाँ से राज्य में आपको राजनीति गरमाती हुई दिखाई देगी और ये साफ दिखाई देगा कि भाई राज्य सरकार की मंशा, जो सबसे ज्यादा वोकल होके बोल रही थी, उसकी मंशा दरअसल राजनीति करने की थी। फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप अभी अगले कुछ दिनों में शुरू होंगे और उसकी गर्माहट हम और आप दिल्ली में महसूस करेंगे जून जुलाई की गर्मी में। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही रही कि सरकार ने अपनी वैक्सीन पॉलिसी में बड़े बदलाव किए हैं। अब ये तो सोशल मीडिया पर बहस चलेगी ही कि सरकार ने ठीक किया, गलत किया, देर से किया, या जो हो रहा है उसका वाकई ज़मीन पर असर कब तक दिखेगा भी या नहीं दिखेगा। इस बीच कुछ नई गाइडलाइंस आ गई हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन समेत कई दवाओं पर रोक लगा दी है। ये कोरोना के इलाज से अब आउट हैं और जिन मरीजों में कोरोना वायरस के सिम्टम्स नज़र नहीं आते या लक्षण जो हैं वो हल्के हैं, उन्हें किसी तरह की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी साफ हो गया है। ऐसे कई सुझाव और सलाह इन नई गाइडलाइंस में शामिल हैं। तो हमने सरल भाषा में समझने के लिए बात की यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस के साइंटिस्ट डॉक्टर अविरल वत्स से और उनसे पूछा कि इस गाइडलाइंस में और क्या क्या जानकारियां दी गई हैं और उनकी क्या राय है। DGHS की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें मतलब मोटे मोटे तौर पर तो यही है कि जो बीमारी है उसको उन्होंने 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है, सिम्टम्स को डिटेल में बताया है और कैटेगरीज के हिसाब से ट्रीटमेंट को भी उन्होंने बताया है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए और किन कैटेगरीज में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक अच्छे तरीके से उन्होंने मैं कहूँगा डिटेल में गाइडलाइन बनाई है और मेरी राय में ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एविडेंस बेस्ड जो हमारे पास अभी तक के प्रमाण हैं कि कौन सी दवाई किस स्टेज पर काम कर रही है या नहीं कर रही, उसको इंक्लूड करके ये गाइडलाइंस बनी है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि हम एक तरह से जो इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी है उसके साथ हम अलाइन भी कर रहे हैं। तो जो भारत के कोविड के पेशेंट्स हैं उनको भी वही फ़ायदा हो सकता है जो इंटरनेशनली सभी पेशेंट्स को होता है कोविड के इलाज के चलते। तो ये एक बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से, तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। तो अगर इसकी थोड़ी डिटेल में देखें तो इस गाइडलाइन में जैसा मैंने कहा मोटा मोटा ये भी है कि जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई या आइवरमेक्टिन हो गई
इनको हमने यूज़ करना, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो गई, इनको हमें यूज़ करना बिल्कुल बंद करना है, जो कि हम बहुत समय से कह रहे थे। और वो इस गाइडलाइन में इंक्लूडेड है, और इंटरनेशनली भी इसका एविडेंस है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और ये कि जब रेमडेसिविर को कब यूज़ करना है, बहुत एक स्पेसिफिक इंडिकेशन है जब उसको हमें यूज़ करना है। और स्टेरॉइड्स का यूज़ जो है उसके बारे में बहुत क्लियर कट डोसेज और किस टाइम में कितनी देर के लिए करना है, डोसेज को टेपर नहीं करना, ऑल दीज थिंग्स जो कि बहुत स्पेसिफिक हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद हैं डिसीजन मेकिंग में। और वो कोविड के इलाज में हेल्प तो करेंगी, और जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन दवाइयों के, उनको मिनिमाइज़ करने में ये जो है चीज़ें हेल्प करेंगी। प्लस ये जो गाइडलाइंस हैं इसमें सिम्टम्स को भी डिटेल में बताया गया है जिन पे हमें नज़र रखनी है, विच इज़ वेरी गुड। इसमें जो अपने आप को सेल्फ मॉनिटरिंग का भी 1-2 टेबल्स हैं जिसमें हम मॉनिटर कर सकते हैं टाइम्स के हिसाब से, और क्या क्या चीज़ों को हमें देखना है, जिससे हमें ये अंदाज़ा रहे कि हमारी सेहत कैसी चल रही है और हमें किस स्टेज पर हमें हॉस्पिटल की मदद ले लेनी चाहिए। तो ओवरऑल ये थोड़ी मैं कहूँगा कि थोड़ी एक ऑलमोस्ट कंप्लीट गाइडलाइंस हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया खबर है। हाँ, ये ज़रूर है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये ज़रूर है कि 1 साल लग गया हमें ये स्टेज पर आने में, लेकिन नेवरदलेस एक अच्छी पहल है। अच्छा डॉक्टर वत्स, ये गाइडलाइंस जो हैं इनसे क्या बदलेगा ये भी बताइए, और किसे फ़ायदा होगा? जी, बदलेगा इससे तो देखिए, अभी थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ICMR के भी गाइडलाइन है वो डिफरेंट है, तो डॉक्टर्स में, पेशेंट्स में थोड़ी कन्फ्यूजन अभी रह सकती है। जब तक वो भी अपडेट नहीं होती तो ये कन्फ्यूजन से तो खुद को तो हमें झेलना पड़ेगा और इसको डील करना पड़ेगा। लेकिन जो इसमें मैं कहूँ कि फ़ायदे की बात है या इसमें बदलने वाली बात, सबसे पहले तो ये है कि डॉक्टर्स के लिए क्लियर कट एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एक तरीका मिल गया है उनको, और वो कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो पेशेंट्स को के भले के लिए ही होगा सब कुछ, और डाउट्स उसमें कम होने चाहिए। और पेशेंट्स को भी ये आई वुड से कि थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए इससे कि जो भी ये वाली गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रीटमेंट होगा दैट अलाइंस विद द इंटरनेशनल साइंटिफिक एविडेंस जो हमारे पास है। तो ये सबसे बड़ी मेरे हिसाब से बदलाव आना चाहिए। और उसके बाद भी जो उसके फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी अलाइन हो जाते हैं जो भी इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं उसके साथ। तो हम जो इंटरनेशनल डेटा आता है हम उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं लोकल एप्लीकेशन में। आई होप मैं ज़्यादा कंफ्यूज ना कर रहा हूँ। तो अगेन इससे फ़ायदा डॉक्टर्स को भी होगा डिसीजन मेकिंग में, और एक क्लियर कट पाथवे मिलता है, और पेशेंट्स का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जो हम देख रहे थे ओवर यूज़ ऑफ मेडिकेशन, चाहे वो स्टीरॉइड्स हों, रेमडेसिविर हो, प्लाज्मा हो, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे भी बहुत बड़ा बचाव होगा पेशेंट्स का। प्लस जो फाइनेंशियल ओवरबर्डन हो रही थी अनवांटेड ट्रीटमेंट्स के चलते, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और ये तो शॉर्ट टर्म फ़ायदे हैं। लॉन्ग टर्म में जो जैसे हम एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ था, स्टीरॉइड्स का ओवर यूज़ था, इसके जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे हम बचा सकेंगे। तो उसमें जो है पूरे हेल्थ सिस्टम का, डॉक्टर्स का, पेशेंट का, सभी का फ़ायदा है उसमें। तो इसीलिए जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं जितनी जल्दी से जल्दी हम उनको लागू कर सकें उसमें सभी जो इन्वॉल्व हैं सभी का उसमें फ़ायदा है। एक सवाल अक्सर आपने अपने आसपास तैरते देखा होगा, कोविशील्ड लगवा लें या फिर कोवैक्सीन। तो अब इस पहेली को सुलझाने के कुछ संकेत मिले हैं। कोवैट यानी कोरोना वायरस वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी टाइटर, इस संस्था ने एक स्टडी की है। उन्होंने दोनों वैक्सीन पर रिसर्च करके रिजल्ट निकालने की कोशिश की कि कौन सी ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा एंटीबॉडीज़ किससे बनती हैं, किसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। तो इनका दावा यह है कि कोवैक्सीन के मुकाबले कोविशील्ड पहली डोज के बाद ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाने में सक्षम है। मई में ICMR के DG बलराम भार्गव ने भी कहा था कि कोविशील्ड के पहले डोज के बाद शरीर में एंटीबॉडीज़ का स्तर तेज़ी से बढ़ता है, वहीं कोवैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद शरीर में एंटीबॉडीज़ का स्तर बढ़ता है। तो इस स्टडी पर एक्सपर्ट से राय लेने से पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं कोवैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर। मिहिर पांड्या जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर पढ़ाते हैं और जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, उन्होंने मई के पहले हफ्ते में पहला डोज लिया, जून के पहले वीक में दूसरा डोज उनका ड्यू था। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल वालों ने खुद ही गैप बढ़ा दिया और कहा है कि जुलाई में आइए। सुनिए मिहिर पांड्या को। जी हमने फर्स्ट वीक ऑफ मई में अपना फर्स्ट डोज लिया था। मुझे 4 मई को मेरी वाइफ को फर्स्ट डोज लगाया कोवैक्सीन का। उस समय पे जो अवेलेबल थी हमने वो लगवाई। हमने ये नहीं देखा कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है या कौन सी कम बेहतर है।
और कोवैक्सीन में 28 दिन का गैप होता है, तो हमारा जो शेड्यूल डेट थी वो 1 जून की थी। हम 27 या 28 मई से ही लगातार ये कोशिश कर रहे थे दिल्ली में कि हमको अपनी सेकेंड डोज के लिए शेड्यूल मिल जाए, लेकिन दिल्ली में 24 मई के बाद से कोवैक्सीन की सेकेंड डोज अवेलेबल नहीं है। और फर्स्ट डोज कुछ जगह पे लग रही थी, 1 जून तक आते आते वो भी बंद हो गई। तकरीबन 15 दिन से कोवैक्सीन दिल्ली में अवेलेबल ही नहीं है। तो इस वजह से जिन लोगों की सेकेंड डोज बुक है, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको कि मई फर्स्ट वीक में डोज लगी है फर्स्ट डोज, उनको सेकेंड डोज लगनी है जून फर्स्ट वीक में, लेकिन वो डोज अवेलेबल नहीं है और हम चाह के भी वो सेकेंड डोज नहीं लगवा पा रहे हैं। और हमने शेड्यूल बुक करवाया तो वो भी हमको कैंसिल कर दिया गंगाराम हॉस्पिटल ने हमारा शेड्यूल, और बुक करवाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि डोज बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो ये थे मेहर पांड्या। अब ये जो स्टडी की गई है उसमें दोनों वैक्सीन के इम्यून रिस्पॉन्स में कितना फर्क है और इससे क्या कंक्लूजन निकाला जाए, ये हमने पूछा जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया से। देखिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी है। इसमें रिसर्चर्स ने कुछ हेल्थ वर्कर्स को फॉलो किया जिनको कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन दी गई, और उसके बाद उन्होंने देखा कि पहला डोज और दूसरा डोज मिलने के बाद दोनों वैक्सीन में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होते हैं, उनका स्तर क्या रहा। तो उन्होंने देखा कि जिन लोगों को दोनों डोज मिल जाते हैं उनमें कोविशील्ड वैक्सीन में करीब 98% लोगों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बने, जबकि कोवैक्सीन में करीब 80% लोगों में बने। हमें साथ में यह भी याद रखना होगा कि जो इस वैक्सीन के स्टडी से पता चला है उसमें नजर आता है कि कोविशील्ड के बाद जो एंटीबॉडी की मात्रा थी वो भी काफी अधिक थी कोवैक्सीन की तुलना में। लेकिन अगर हम इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यह सिर्फ यह बताता है कि कितनी मात्रा में एंटीबॉडी बने, लेकिन हम कोविड-19 के संदर्भ में जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के ऊपर एंटीबॉडी रखता है तो उसके बाद मात्रा का इतना असर नहीं पड़ता है। व्यक्ति इस बात के आधार पर प्रोटेक्टेड नहीं होता कि उसमें कितनी एंटीबॉडी है। अगर एक लेवल के ऊपर एंटीबॉडी है तो चाहे वो 10 हो या 40 हो, व्यक्ति उतने ही बराबर प्रोटेक्टेड रहता है। तो उस लिहाज से भले ही एंटीबॉडी के स्तर में अंतर देखा गया है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। दोनों ही वैक्सीन से व्यक्ति प्रोटेक्टेड रहते हैं। यह तो पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी कितने लोगों में बनते हैं वो वैक्सीन से बचाव को नहीं दर्शाते हैं। वैक्सीन से बचाव को हम एफिकेसी स्टडीज कहते हैं जो पहले ही हो चुकी हैं, और यह पाया गया है कि दोनों वैक्सीन की एफिकेसी लगभग बराबर है। सो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, दोनों वैक्सीन ही बराबर प्रभावकारी हैं। हाँ, एक बात याद रखने की है कि जिन व्यक्तियों में अधिक मात्रा में एंटीबॉडी बनते हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो उसमें मापे गए थे, यह सोच सकते हैं कि उनमें एंटीबॉडी का स्तर धीरे धीरे गिरेगा। तो संभावना है कि जिसमें अधिक एंटीबॉडी है उस व्यक्ति में लंबे समय तक, थोड़ा सा अधिक समय तक प्रोटेक्शन रहे। तो लेकिन अभी फिलहाल इस पर और रिसर्च की जरूरत है। अगर इस तरह की और रिसर्च आती है तो उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि अगर इन वैक्सीन का बूस्टर डोज देने की जरूरत है तो कितना समय चुना जाए। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि एक अच्छी खबर है, लगभग सभी व्यक्तियों को एंटीबॉडी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बन रहे हैं। प्रोटेक्शन हम पहले से ही जानते हैं और इस वैज्ञानिक जानकारी का उपयोग भारत में कोविड-19 टीकाकरण में किया जाएगा। लहरिया जी, अगर कोविशील्ड और कोवैक्सीन की अवेलेबिलिटी की बात करें तो नेशनल लेवल पर वैक्सीनेशन हो रहा है, दोनों का ही चल रहा है। बावजूद इसके कोवैक्सीन का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा दिखता है, कहीं मिल रही है तो कहीं पहली डोज भी अवेलेबल नहीं है। मुख्य वजह यह है कि भारत में अधिकतर वैक्सीन प्रोडक्शन है वो कोविशील्ड का है। पिछले महीने तक करीब 6 करोड़ प्रति मंथ कोविशील्ड के बनते थे, जबकि कोवैक्सीन के सिर्फ 2 करोड़ डोज बनते थे। अब थोड़ी थोड़ी वृद्धि दोनों वैक्सीन के प्रोडक्शन में हो रही है, तो माना जा सकता है कि आने वाले समय में कोवैक्सीन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो कोवैक्सीन का प्रोडक्शन तुलनात्मक रूप से कम है, और यही वजह है कि देश में काफी जगह पर जहां पर लोगों को कोवैक्सीन दी गई उनको दूसरे डोज के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, या कई लोगों को पहला डोज के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। तो यह सप्लाई इश्यू है। मुझे लगता है कि अभी भारत सरकार ने और भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाती है उसने कुछ अन्य मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेशन किया है, लेकिन क्योंकि प्रक्रिया एक जटिल होती है और कुछ महीने का समय लगता है, तो मेरा मानना है कि आने वाले करीब 2 से 3 महीने में जो प्रोडक्शन में सुधार आएगा तो उसकी उपलब्धता भी सुधरेगी और इम्प्रूव होगी।
और अब बात जेब की। जब टैक्स भरने की बारी आती है तो टेंशन रहती है कि फॉर्म कैसे भरें, कौन सा स्लैब चुनें, और सबसे मुश्किल तो ये है कि बहुत सारे कॉलम सामने देखकर कंफ्यूजन बढ़ जाती है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स फाइलिंग आसान करने की तरफ एक कदम बढ़ाया है। नए ई फाइलिंग पोर्टल को आज लॉन्च कर दिया गया और इस नई वेबसाइट में जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो देखेंगे कि कई सारे नए फीचर्स जोड़े गए हैं। डिपार्टमेंट का दावा है कि नई वेबसाइट ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगी और आपको रिफंड भी जल्दी मिलेगा। तो इस नए ITR पोर्टल में क्या सुविधाएं हैं जो नई हैं, और इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमने बात की KCC ग्रुप के फाउंडर, डायरेक्टर, इकोनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली से। शरद जी, पुराने और नए पोर्टल में क्या अंतर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि टैक्स पेयर्स के लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा? जी हाँ, बिल्कुल नया पोर्टल जिसकी सबको बहुत इंतजार थी। ये बहुत ज्यादा एक तो यूजर फ्रेंडली होगा, मतलब जो लोग इनकम टैक्स का पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत आसान होने वाला है। कुछ उनको पीछे दिक्कतें आती थी, उनको कॉम्प्लिकेटेड लगता था, मुझे लग रहा है एक तो पहला ये बहुत आसान होगा। दूसरा, इसकी एक मोबाइल ऐप भी बनाई जा रही है जो कि आज तक नहीं थी। उस मोबाइल ऐप के जरिए भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बल्कि ऐसी भी उम्मीद हम तो कर रहे हैं कि मोबाइल ऐप के थ्रू आप उसमें रिटर्न भी भर सकते हैं। दूसरा, आप जो टैक्स की पेमेंट करते हैं, अब इसमें नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, RTGS, NEFT, अब वो सारे किसी भी बैंक से आप वो पेमेंट कर सकते हैं। पहले ये चंद सोर्सेस तक लिमिटेड था। और दूसरा, इसको जो ओवरऑल जो डैशबोर्ड बनता है, जब आप पोर्टल को खोलते हैं तो एक डैशबोर्ड होता है, तो वो डैशबोर्ड भी आपको बहुत ज्यादा फ्रेंडली नजर आएगा। आपको अपना सारा का सारा चिट्ठा जिसको कहते हैं आयकर का, वो आपको सारा चिट्ठा वहीं पर दिखने वाला है। दूसरा, एक और इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है कि आप जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स होते हैं, जिसको हम TRP कहते हैं, या आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं, तो जो लोग खुद थोड़ी हिम्मत करें तो एक फ्री इनकम टैक्स रिटर्न बनाने का सॉफ्टवेयर इसमें डाला गया है, जिससे आप अपनी रिटर्न अपने आप बना सकते हैं। उसमें अभी शुरू में ITR 1, ITR 4 को आप ऑनलाइन ऑफलाइन बना सकते हैं, और उसके बाद इसमें ITR 2 और 3, 5, 6, 7 सारी की सारी सुविधाएं डाल दी जाएंगी। तो कुल मिला के आप टैक्स रिटर्न बड़ी आसानी से वहीं पर, पहले भी ये था पर अब इसको और आसान कर दिया गया है। और मुझे लग रहा है कि इस सारी सुविधा होने के बाद टैक्स पेयर्स के लिए जो सारा एक्सपीरियंस है टैक्स देने का, जो कि थोड़ा पेनफुल होता है, एक तो पहले ही टैक्स जा रहा होता है, दूसरा आपको वो अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है तो वो आसान हो जाने वाला है। तो ये टैक्स पेयर्स की गिनती को बढ़ा सकता है, जो अभी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए सुविधा कर सकता है। कुल मिला के फायदे का ही सौदा लग रहा है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि रिफंड भी जल्दी मिल जाएगा, ऐसा भी संभव है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रिफंड की जो प्रक्रिया, जब इनकम टैक्स डिजिटल नहीं था तो रिफंड की प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी, क्योंकि आप रिटर्न फाइल करते थे, उसका असेसमेंट में जब नंबर आता था। पर जब से डिजिटल हुआ चंद वर्ष पहले, उससे भी काफी फास्ट हो गया। पर अब ये जो नया सॉफ्टवेयर आज से आने वाला है, इससे रिफंड की प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट इंस्टेंट हो जाएगी। हालांकि हम जब इसको इस्तेमाल करेंगे और असल में इसको यूज में लाएंगे, एग्जैक्ट तब पता लगेगा। पर जो क्लेम किया जा रहा है और जो सरकार की तरफ से इंफॉर्मेशन है कि इसमें आपका, क्योंकि क्या होता है कि इनकम टैक्स रिफंड जब आता है, जब आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग हो जाए, मतलब जब वो पूरी तरह से जो आपने डिक्लेयर किया है, डिपार्टमेंट उसको प्रिलिमिनरी रूप से मान ले, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें प्रोसेसिंग फास्ट कर दी गई है। जैसे ही आप फाइल करेंगे ऑलमोस्ट इंस्टेंटली प्रोसेस हो जाएगा, और प्रोसेस होते ही जैसे ही प्रोसेस होगा, आपका रिफंड जो कि महीनों तक रुका रहता था वो आसान हो जाएगा। और देखिए, इसमें सरकार को भी फायदा है, क्योंकि जब रिफंड लेट होता है तो सरकार को उसको टैक्स पेयर को ब्याज देना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है सरकार के ऊपर जो वो कॉस्ट लोड है, जो वो भार पड़ता था, वो भी कम हो जाएगा, और उसकी वजह से लोगों को रिफंड जल्दी मिलेगा, फटाफट मिलेगा। आप रिफंड भरिए, आपको TDS, आपको पता होगा जब किसी का TDS अगर फालतू कट जाता है तो उसका रिफंड बन जाता है। वो रिफंड लोग आसानी से वापस ले पाएंगे इस नए पोर्टल के द्वारा। शरद जी, जो लोग गांव देहात में रहते हैं उन्हें किस तरह की सुविधा होगी? और आपको तो पता ही है कि इंटरनेट एक्सेस या कंप्यूटर लिटरेसी उतनी नहीं है वहां। देखिए, हम भारत के टोटल टैक्स पेयर्स की अगर बात करें तो जो रिटर्न फाइल करने वाले लोग हैं वो करीब 5 से 6 करोड़ के आसपास है, और उसमें जो असल में टैक्स देने वाले लोग हैं वो करीब 1.5 से 2 करोड़ है। बड़ी हैरानी की बात है कि हमारी 138 करोड़ आबादी में कुल 1.5 से 2 करोड़ लोग टैक्स असल में देते हैं। तो अगर हम गांव देहात की बात करें तो गांव देहात में, रूरल बेल्ट में जब हम जाते हैं, कृषि क्षेत्र में जाते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कृषि क्षेत्र के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, मतलब एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। उस पर तभी लगता है अगर आपकी कृषि के अलावा भी दूसरी कोई इनकम है। तो जहां तक गांव देहात की बात है, मुझे उम्मीद है कि सरकार इसको अंग्रेजी की बजाय हिंदी में भी इंट्रोड्यूस करेगी, पर गांव देहात में उतनी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि गांव देहात में ज्यादातर लोग जो है, ऐसा माना गया है कि या तो वो टैक्सेबल नहीं है, अगर वो टैक्सेबल है, उनकी कोई बड़ी इनकम है, तो वो किसी प्रोफेशनल की या किसी की हेल्प लेते हैं, अकेले खुद अपने आप से नहीं करते।
पर मैं उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि इसमें वीडियो सेशंस भी डाले गए हैं। आप अगर ध्यान से नया पोर्टल देखेंगे तो उसमें वीडियो सेशंस डाले गए हैं, एक इंटरैक्टिव भी बनाया गया है। इसको आप फोन करके भी मालूमात कर सकते हैं। आप एक कॉल सेंटर बनाया गया है जहां पर आपके इंटरैक्टिव आप बात कर पाएंगे कि मुझे ये कैसे करना है, आप सवाल पूछ पाएंगे, वो आपसे सवाल पूछेंगे और बहुत सारी चीजें इस पोर्टल में आप प्री फिल्ड आया करेंगी। मतलब आप जब अपना अकाउंट में लॉग इन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इनकम की बहुत सारी सोर्सेज, पहले कैपिटल गेन नहीं आता था वो भी भरा हुआ आएगा, सैलरी तो पहले ही भरी आती थी, इंटरेस्ट इनकम वो पहले से भरा आएगा। तो मुझे लग रहा है जो टैक्स पेयर्स को असल में मेहनत करनी पड़ेगी वो बहुत कम होगी। और गांव देहात की जहां तक बात है, उनको फोन करने की सुविधा होगी, वो फोन करके पूछ सकते हैं उनके मन में कोई संशय है। और जो वीडियोस वहां पर डेमो वीडियोस डाले गए हैं, उन वीडियोस के जरिए भी वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे ये पोर्टल पुराना होता जाएगा, ये टैक्स पेयर्स की जो गिनती है उनको भी बढ़ाने में सहायता करेगा, क्योंकि लोगों के मन में जो एक डर है या लोगों के मन में जो मुश्किल होने का एक इंप्रेशन बैठा हुआ है, उसको ये काफी हद तक पीछे छोड़ेगा और लोग, मैं समझता हूं कि टैक्स देने के लिए स्वयं आगे आएंगे इस पोर्टल के माध्यम से। अब वक्त है विदा लेने का, लेकिन पहले आपकी तरफ से आई चिट्ठी की बात। चिट्ठी भेजी है संजीव ने, कहा है कि आप जो खबरें सुनाते हैं वो सुनकर अपडेटेड महसूस करता हूं, बहुत शुक्रिया। और साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि देश हमारा जो है वो कोविड से जंग में विजेता के तौर पर उभरेगा। बहुत 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 शुक्रिया संजीव जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं। और साथ ही आपका शुक्रिया ये मेल लिखने के लिए। और यदि आप भी चाहें तो हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हम हैं, वहाँ कमेंट छोड़ दीजिए, वो भी पढ़ लेंगे और ज़रूर शामिल करेंगे अपने शो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है अमन गुप्ता ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं मेरे दोस्त कपिल देव सिंह। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।